बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज की जो इस वीडियो में बात करूंगा ओवेरियन साइकिल की। जैसा कि आपको पता है कि जो फीमेल का मंथली साइकिल है वो दो फेजेस में चलता है। एक ओवेरियन साइकिल होता है जो कि ओवरी के अंदर चल रहा होता है, और एक होता है एंडोमेट्रियल साइकिल जो कि यूट्रस के अंदर चल रहा होता है। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जो है उसके दो फेजेस होते हैं। एक होता है फोलिकुलर फेज और एक होता है ल्यूटियल फेज। ये दो फेजेस पर ओवेरियन साइकिल कंप्लीट होता है। अब सबसे पहले इस वीडियो में हम ओवेरियन साइकिल का भी पहला फेज जो फोलिकुलर फेज है हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से फोलिकल बनना स्टार्ट होते हैं, कौन से लेवल पर, एम्ब्रियोनिक के लेवल पर। एम्ब्रियो जब फीमेल फीटस का एम्ब्रियो होता है, बना होता है, उसी लेवल पे उसके ओवरी के अंदर इसकी जो फॉर्मेशन है ओवम की वो स्टार्ट हो गई होती है। अब आपके सामने ये ओवरी एक बनी हुई है जिसके अंदर ये सबसे आपको नजर आ रहा है, ये है प्राइमोडियल फोलिकल। ये जो प्राइमोडियल फोलिकल है ये जो होता है ये फीमेल फीटस की ओवरी के अंदर होता है। ठीक है। इसके गिर्द एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोजर सेल होते हैं, जो कि ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये प्राइमोडियल फोलिकल की सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोजर सेल जो है वो होता है, और ये एम्ब्रियो के लेवल पर होता है। उसके बाद ये अगली इसकी स्टेप आता है जिसको कहते हैं प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल के इर्द गिर्द जो ग्रेनुलर सेल की लेयर आती है वो मल्टीपल लेयर्स हो जाती हैं। लेकिन अब जब फीमेल फीटस की बर्थ होती है, बर्थ के लेवल पर जो उसके अंदर फोलिकल मौजूद होता है वो होता है प्राइमरी फोलिकल। एक ओवम अंदर होता है और उसके गिर्द जो होती है 2 3 4 लेयर्स ऑफ ग्रेनुलर सेल्स होते हैं। ठीक है। इसकी आगे जो फॉर्मेशन होती है मियोसिस की, वो प्रोफेज 1 के लेवल पर अरेस्ट हो गई होती है। यानी कि जब फीमेल फीटस के अंदर इस लेवल तक जो है वो फॉलिकल बना पड़ा होता है। जब प्यूबर्टी आती है, यानी कि 12 और 13 इयर्स ऑफ एज होती है, तब हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है। वहां से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके एफएसएच और एलएच को निकालता है। अब प्यूबर्टी के लेवल पर 12 इयर्स की उम्र में एफएसएच जो है वो ऊपर से आएगा, और इसके लेवल पे आगे प्राइमरी फोलिकल को आगे मजीद जो है उसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, एफएसएच की वजह से प्राइमरी फोलिकल कन्वर्ट होगा इन टू द प्री एंटर फोलिकल। प्री एंटर फोलिकल क्या होता है कि वो फोलिकल जिसके अंदर एंट्रम बनना स्टार्ट हो रही है। एंट्रम मींस एक कैविटी जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, वो बनना स्टार्ट होती है। वो फिर आगे एफएसएच की वजह से ही आगे बनता है एंट्रल फोलिकल। एंट्रल फोलिकल जो होता है वो किस तरह से उसकी डिवीजन होती है कि सबसे बाहर एक लेयर बनती है जिसको थीका लेयर कहते हैं। उसके अंदर ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर होती है, और उसके अंदर फिर एग पड़ा होता है। अब ये ग्रेनुलोजा सेल जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं सिक्रीशंस को, फ्लूइड को, जो कि इस कैविटी के अंदर अकुमुलेट होता है, और वो कैविटी बड़ी होते होते एक एंट्रम बना देता है, या इसको एंटर फोलिकल भी कहते हैं और इसको वेजिकुलर फोलिकल भी कहते हैं। वेजिकुलर फोलिकल क्योंकि इसके अंदर एक वेजिकल बना हुआ फ्लूइड फील्ड। ठीक है। अब ये प्राइमरी फोलिकल से लेकर एंटर फोलिकल तक ये जो प्रोडक्शन हुई है फोलिकल की, ये हुई है विद द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। ठीक हो गया। अब जब एंटर फोलिकल बन जाता है, इसके ग्रेनुलोजा सेल जो हैं वो फ्लूइड निकाल रहे होते हैं, जो एंट्रम के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। ये फ्लूइड के अंदर ईस्ट्रोजन की तादाद होती है, काफी अमाउंट होती है ईस्ट्रोजन की। ये ईस्ट्रोजन फिर पीछे पॉजिटिव फीडबैक भेजता है कि और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आए तो मजीद, और साथ ही साथ क्या करता है, ये इस एंट्रल फोलिकल के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है। यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं और पीछे पॉजिटिव फीडबैक भेजता है ताकि एफएसएच आए और इसके ऊपर आकर अटैच हो। अब एफएसएच जब आगे अटैच होगा, ईस्ट्रोजन साथ में हेल्प करेगा। अब ईस्ट्रोजन और एफएसएच दोनों मिलकर इसको मजीद ग्रो करवाते हैं, साइज के हिसाब से भी और सिक्रीशन के हिसाब से भी। साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के रिसेप्टर्स को भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि अब एलएच ने आना है जिसने ओवल्यूट करवाना है एग को, उसके भी रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब ये फोलिकल ये वाला आता है, इसको कहते हैं ग्राफियन फोलिकल।
ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? एक मैच्योर्ड फॉलिकल होता है, या इसको कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल। प्री ओव्यूलेटरी का मतलब क्या? ओवुलेशन से जस्ट पहले जो फॉलिकल है उसको कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल को अगर हम अलग से एक डायग्राम देखें उसकी, सबसे बाहर लेयर है थीका एक्सटर्ना लेयर, उसके बाद अंदर लेयर होती है थीका इंटरना की, उसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स है, उसके अंदर ओवम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ओवम इसके अंदर मतलब मल्टीपल लेयर्स के अंदर कवर्ड है। ठीक हो गया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जब ओवुलेशन होने के लिए तैयार होता है, ओवुलेशन क्या होती है? रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से उसने रिलीज होना, इसको कहते हैं ओवुलेशन। अब ओवुलेशन के ये स्टेप्स हैं। अब सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल मूव करता है टू द पेरिफेरी ऑफ ओवरी। मतलब क्या? ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये पेरिफेरी ऑफ ओवरी के करीब आएगा क्योंकि उसने वहां से निकलना जो है, तो पेरीफ्री की तरफ आएगा। पेरी की तरफ आने आएगा तो साथ इसके अंदर ब्लड वेसल्स की भी फॉर्मेशन होगी, ब्लड फ्लो इसका इंक्रीज होगा, प्लाज्मा फ्लो बढ़ेगा और स्वेलिंग ऑफ द फोलिका, फोलिका का स्वेल करेगा। उसके बाद प्रोट्रूजन अगेंस्ट ओवेरियन कैप्सूल, यानी कि अब ये प्रोट्रूड करेगा, यानी कि इसने प्रोट्रूड किया और एग इस तरफ आया। ठीक है, इस प्रोट्रूजन में क्या होगा? ये जो प्रोट्रूजन बनती है इसको कहते हैं स्टिग्मा फॉर्मेशन। ये स्टिग्मा फॉर्मेशन बनती है। जब ये स्टिग्मा फॉर्मेशन बनेगी, इतनी थिन कैप्सूल हो जाता है कि ये फिर रप्चर करता है। अब ये रप्चर कर गया, जब ये रप्चर किया तो यहाँ से जो फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, वो भी रप्चर करेगा। ये जो एग अंदर पड़ा हुआ था, ये एग बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। ये यहाँ पे ये एग रिलीज हो गया इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। अब जो पीछे जो रेमनाट बच गए, ये वाला रेमनाट, इसके अगला फेज चलना शुरू हो जाएगा जिसको हम कहेंगे ल्यूटियल फेज। अब जब ये एग रिलीज हो गया इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ये एक बनाया हुआ यूट्रस, इसकी ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। जब यहाँ से ये रप्चर होकर रिलीज हुआ ओवम, फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिएटेड एंड ने, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्होंने इसको कैचअप किया। कैचअप करने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम आ गया। तकरीबन 7 to 10 डेज लगते हैं फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आते हुए। इस दौरान में यूट्रस के अंदर भी डिफरेंट चेंजेस आ रही होती हैं, जो कि अलग एक हम साइकिल पढ़ेंगे, एंडोमीट्रियल साइकिल, जो कि इसके पैरेलल ही चल रहा होता है। जितनी देर तक यहाँ पर ये पहुंचा है उतनी देर में इसके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं यूट्रस में। अब जब तक ये यहाँ आएगा, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आके वो एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होगा, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो दोबारा से जब 7 to 10 डेज के बाद यूट्रस में आएगा तो दोबारा से मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, अब हमने अभी देखा हमने कि ओवेरियन साइकिल का पहला पार्ट हमने देखा, जो पहला फेज है फॉलिकुलर फेज, हमने अभी इसकी बात की थी। ठीक हो गया, जो कि ओवुल्यूट तक खत्म हो गया। अब ओवुलेशन होकर एग चला गया है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब इसका जो पिछला हिस्सा, बाकी का हिस्सा जो रह गया, जिस फॉलिकल में से एग रिलीज हुआ, बाकी जो एक कवरिंग थी ओवम की, उसका क्या बना? वो जो सारा कुछ चलना है वो चलना है ल्यूटियल फेज में। अब हम पढ़ते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि हमने इसमें जिस तरह से देख रहे थे कि ओवम के गिर्द ग्रेनुलोसा सेल की लेयर थी, ओवम के गिर्द थीका सेल्स की लेयर थी। अब ओवम तो निकल गया, ग्रेनुलोसा सेल्स विद थीका लेयर सेल्स ये पीछे मौजूद रह गया। अब थीका सेल्स जो होते हैं वो भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स है वो भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मिकदार होती है वो प्रोजेस्टेरोन की होती है। प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा होता है ईस्ट्रोजन की निस्बत। जो थीका सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस मीन मेल हार्मोन्स, जो कि है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टिडायोन। ये दो हार्मोन जो हैं वो थीका सेल से रिलीज होते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, अब हमें इसका भी देखते हैं कि किस तरह से हार्मोन एफएसएच और एलएच इन दोनों सेल्स के ऊपर एक्ट करके ये हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स की और थीका सेल की बाकी रमनार थे, बाकी कवरिंग थी, वो कन्वर्ट होती है एक येलोइश कलर स्ट्रक्चर में। उसको इस येलोइश स्ट्रक्चर को के कन्वर्ट होने को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इससे की वजह से बन रहा है, तो इस वजह से इसको ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। अब ये येलो कलर की जो है वो एक कवरिंग बन जाती है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेनली क्या सीक्रेट कर रहा है? वो कर रहा है प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से ये हार्मोन्स निकाल रहा है। सबसे बाहर लेयर थी थीका सेल्स की, उसके अंदर लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल्स की। ये हैं थीका सेल्स, ये हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर भी एलएच एक्ट कर रहा है और साथ साथ इसके ऊपर एफएसएच हार्मोन जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। थीका सेल्स के ऊपर एलएच के रिसेप्टर्स हैं, एलएच एक्ट कर रहा है। अब हमने बात की थी कि थीका सेल क्या बना रहा है? थीका सेल बना रहा है एंड्रोजिन्स। एलएच जब इसके ऊपर एक्ट करता है और एलएच ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर भी एक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन। ग्रेनुलोसा सेल्स ये प्रोजेस्टेरोन मूव करते हैं टुवर्ड्स द थीका सेल्स। फिर ये प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है, एलएच जब थीका सेल के ऊपर एक्ट करता है तो प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द एंड्रोजिन्स। ठीक हो गया? अब ये एंड्रोजिन जब बनाता है थीका सेल, ये एंड्रोजिन मूव करते हैं इनटू द ग्रेनुलोसा सेल्स। यहां पर जाकर एंड्रोजिन्स जब आते हैं तो एफएसएच ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करके एंड्रोजिन्स को कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोजिन में। यानी कि ये बात हुई कि एलएच ने जब एक्ट किया थीका सेल के ऊपर, वो कहता हो मेरे से तो एंड्रोजिन बन के मेल हार्मोन, वो दोबारा वापस भेज देता है ग्रेनुलोसा सेल के पास कि भाईजान इसको आप उल्ट कर दो, इसको फीमेल हार्मोन बना दो, तो एंड्रोजिन बन जाता है ईस्ट्रोजिन में कन्वर्ट। और यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है, कहते हैं एरोमाटेज। एरोमाटेज एक्टिविटी यानी कि एरोमाटेज एंजाइम के थ्रू एफएसएच एंड्रोजिन को ईस्ट्रोजिन में कन्वर्ट करता है इनटू द ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, और मेनली जो प्रोडक्शन हो रही है साथ साथ प्रोजेस्टेरोन की, तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो मेन हार्मोन जो निकाल रहा है वो है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरोन एक्ट करता है यूट्रस के ऊपर। यूट्रस के ऊपर क्या करता है? करके कि यूट्रस की थिकनेस को इंक्रीज कर रहा है, इसके ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर रहा है और ब्लड वेसल्स को, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो इस वजह से थिकन कर रहा है ताकि अगर जो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो वो यहाँ पर आकर इम्प्लांट कर सके। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर रहा है। अगर 12 डेज गुजर जाते हैं आफ्टर द ओवुलेशन, यानी कि 14 डे पे ओवुलेशन हुई थी, उसके बाद 12 दिन गुजर गए, 12 दिन के बाद अगर फर्टिलाइज एग उसको ना मिला तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के लेवल को सीक्रेट करना बंद कर देता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है आगे रिग्रेस होते होते एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिस का मतलब होता है व्हाइट, तो व्हाइट स्ट्रक्चर बनता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाता है, डीजनेट हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो जब इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यू रखता है बनाना जब तक यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ तक था ओवेरियन साइकिल। दो फेजेस हमने पढ़े, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। इसके बाद जो है हम एंडोमेट्रियल साइकिल को पढ़ेंगे। अब इसको आप रिवाइज कर लें। थैंक यू।